साथियों, भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इन दिनों हम स्वग्रही चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक हमने मेष लग्न से लेकर सिंह लग्न तक स्वग्रही चंद्रमा के फलों के बारे में बातचीत की है और आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न में स्वग्रही चंद्रमा की। यहाँ उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि कन्या लग्न में एकादश भाव में कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम इस चंद्रमा के एक्टिव भावों को देखें तो मुख्य रूप से नवम और एकादश दो भाव एक्टिव हो रहे हैं। वहीं पर डीएक्टिवेट भावों की बात करें तो तृतीय और षष्ठ ये दो भाव डीएक्टिवेट होंगे। यहाँ कई लोगों को एक द्विधा उत्पन्न हो रही होगी कि चंद्रमा की उच्च राशि वृष यह तो नवम भाव में है, तो नवम एक्टिव हो गया, ये सही है। लेकिन अपने नवम भाव से चंद्रमा यहाँ पर तृतीय भाव की दूरी पर बैठा है, तो तृतीय भाव को भी एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं होगा कि यदि आप देखेंगे तो तृतीय भाव में चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक है, तो यहाँ पर तृतीय भाव एक्टिव नहीं होगा बल्कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। और यही सूत्र आप अन्य ग्रहों के बारे में भी लगा सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो यह चंद्रमा पैतृक धंधे में या नौकरी में, इन दोनों कार्यों में जातक को अच्छी सफलता देता है। यदि जातक स्वतंत्र व्यापार में होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा होंगी। और यदि यह दशा काल संतानोत्पत्ति के समय आए तो जातक को कन्या संतान का सुख प्राप्त हो जाता है और यह होने वाली कन्या संतान जातक के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती है। क्योंकि यहाँ पर एकादश भाव एक्टिव है, इसलिए पुत्र होने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन कन्या संतान आराम से हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा एकादश भाव को ज़्यादा एक्टिव करता है, इसलिए कन्या संतान होने का ही योग ज़्यादा बनेगा। अब मान लीजिए चंद्रमा की दशा है और कोई अंतर्दशा ऐसी आ गई, उसमें पुत्र हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कन्या संतान का ही प्रबल योग बनता है। इन जातकों में थोड़ा अहम और घमंड इसकी मात्रा भी मौजूद रहती है। आशाएं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी इनकी आशाओं इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। और अपनी इन आशाओं इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये कुछ भी अनैतिक मार्ग भी अपना लेते हैं। अनैतिक मार्ग से मेरा मतलब यह है कि किसी दूसरे की जेब कट जाए यदि इनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। मतलब ये आशाओं को पूरा करने के लिए इस हद तक उतावले रहते हैं। शॉर्ट में समझें तो आप इतना समझ लीजिए कि इनकी आशाओं इच्छाओं का महत्व इनके लिए ज़्यादा होता है, दूसरों की फिक्र कम पालते हैं। सामने वाले की जेब कटे तो कट जाए, पर इनकी भर जानी चाहिए। कुछ इस तरह का नेचर इनका होता है। यहाँ पर इन जातकों का अभक्ष भक्षण करना, यानी मांसाहार जैसे पदार्थ का सेवन करना बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यदि ये अभक्ष भक्षण करते होंगे तो फिर इनकी आशाएं इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। यदि ये अभक्ष भक्षण नहीं करें तो जैसे भी हो इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन अभक्ष भक्षण के करते हुए इनकी आशाओं इच्छाओं का पूरा हो पाना बहुत ही कठिन है। बहुत कठिन क्या, हो ही नहीं पाती हैं। तो इन जातकों को चंद्रमा के दशाकाल में अभक्ष भक्षण से दूर रहने में ही भलाई है। इस चंद्रमा की दशा की एक और विशेषता है कि इस चंद्रमा के दशाकाल में जातक अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह माने, यानी उनकी सलाह लेकर काम करता रहे, तो फिर इस दशा में कोई भी कष्ट या तकलीफ इनको नहीं आती और इस चंद्रमा की दशा के बढ़िया फल इनको मिल जाते हैं।
और जहाँ इसके विपरीत बड़े बुजुर्गों की सलाह की अनदेखी की, वहीं पर ये चंद्रमा कुछ भी नहीं दे पाता है, फिर खराब फल ही मिलते हैं, क्योंकि ये जातक अति विश्वास से भरे हुए होते हैं। ऐसे में दूसरों की सलाह का महत्व इनके लिए कम हो जाता है, और जहाँ इन्होंने बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं मानी, वहीं पर इस चंद्रमा के अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर कन्या लग्न में एकादश भाव स्थित चंद्रमा की दशा में यदि जातक बड़े बुजुर्गों की सलाह मानकर चले, अभक्ष भक्षण से बचे, तो फिर यह दशा इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। और यही इनके लिए एकमात्र उपाय है, और कोई विशेष परेशानी इनको फिर नहीं आती है। अब यहाँ तक हमने चंद्रमा के फलों की बात की। इसके अलावा यह चंद्रमा एक फल और देता है कि ये जातक प्राय निरोगी रहते हैं, इनको कोई भी रोग सताता नहीं है। और आज का सवाल भी यही है कि ऐसा क्यों होता है कि इस चंद्रमा के दशा काल में जातक को कोई बड़ी बीमारी नहीं होती और ये स्वस्थ बने रहते हैं। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि स्वराशि का चंद्रमा बैठा है तो लग्न को तो एक्टिव करेगा ही, तो जातक स्वस्थ ही रहेगा। लेकिन स्वराशि का चंद्रमा तो किसी भी लग्न में लग्न को एक्टिव करेगा। यहाँ पर ऐसी क्या विशेष बात हो गई? तो आज आपको इस सवाल का जवाब देना है, और हमने चैप्टर 251 में, यानी जो सिंह लगन वाला चैप्टर था, उसके सवालों के जवाब हम अगले चैप्टर में देंगे। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।